दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सुपर फास्ट रिवीजन। ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर है सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा 1773 के नियामक आयोग के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के माध्यम से वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। एक और प्रश्न है द्वैध शासन पद्धति किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई थी? तो ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से। अगला है कि संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 208 सीटें। दोस्तों 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत की 296 यानी 296 सीटों में से 208 सीटें जीती थीं। ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए थे, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 207। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। यद्यपि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 सदस्य तय किए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे और इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों कुछ स्रोतों में 211 सदस्य इसका उत्तर आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य। तो उत्तर है 207, लेकिन कुछ स्रोतों में 211 सदस्य भी आते हैं। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी 1950 को कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की मूल प्रति को किसने अपने हाथों से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हस्त या अपने हैंड रिटेन में लिखा था। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस अनुपात में किया गया था? तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। दोस्तों 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और 26 जनवरी का तिथि नियत किया गया था
और 26 जनवरी को इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी को संविधान को लागू करने की तिथि नियत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संसदीय प्रक्रिया और विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से मूल अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत लिया गया है इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ये अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक कानून जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। एक और प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 18 विषय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने किया? कहा N.A. पालकीवाला ने। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये अनुच्छेद 2 से। किसी नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद के बाहर रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 368 के तहत नए राज्य के निर्माण के लिए जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता या सिटीजनशिप की व्यवस्था है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। ये तरीके हैं जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर।
तो ये 5 तरीके हैं जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। और देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता का क्या होता है? तो ये नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अगला प्रश्न मूल अधिकारों से है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है मूल अधिकारों से संबंधित भाग को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 क्या घोषित करता है? तो अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां जो हैं इनके आधार पर, तो ये न्यायिक समीक्षा का आधार अनुच्छेद 13 प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन या सरकारी सेवा के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। अगला प्रश्न है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19(1) क में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है ये संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? सशरीर उपस्थित करना। अगला प्रश्न है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। कारखानों आदि में बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बाल श्रम का प्रतिषेध या उस पर पाबंदी लगाई गई है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। इसी तरह उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो ये एक विधिक या लीगल राइट है अनुच्छेद 300 क के तहत। मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो ये गैर न्याय संगत या वाद योग हैं। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये KT शाह का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 घ में। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो कार्यस्थल पर काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपस्थित करे और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान करे। ये नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 क में। समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन आता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 48 का में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। और नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्यों पर आते हैं। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है। अगला प्रश्न है प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्य अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद जिन राज्यों में है वहाँ के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72 में। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 यानी 76 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 550 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने या आहूत करने की शक्ति किसके पास है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 129 के तहत। और न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो
देखिए, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य आधार अनुच्छेद 13, 32, 137 और 226 है। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत दी गई है। ये अनुच्छेद न्यायपालिका को ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की रिव्यू करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 127 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। 15वें संविधान संशोधन के बाद इसे 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय सबसे अधिक राज्यों के लिए क्षेत्राधिकार रखता है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 143 में। अगला प्रश्न है, देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जैसे केंद्र की या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल हैं। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या ये 60 हो सकती है। कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं। इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो भाग 9। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 झ के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 ट में। नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो ये 3 बार लगाया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। 1962 में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक भारत चीन युद्ध के कारण, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के कारण और 1975 में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी सरकार के समय आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में 1951 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 360 के तहत, और यही अनुच्छेद है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 मूल अधिकार कभी नहीं निलंबित होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं निलंबित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 324 के तहत। वित्त आयोग का गठन तो अनुच्छेद 280 में
वित्त आयोग का प्रावधान है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख तो अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इसका उल्लेख बैकवर्ड कास्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 263 के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग बनाया गया था? तो सरकारिया आयोग न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। भारत की आकस्मिकता निधि या कंटीजेंसी फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न है GST परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 279 के तहत। अगला है कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में। और हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधी भाषा को जो है ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 8 सितंबर 2016 को पास हुआ और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019। और किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो ये था 36वां संविधान संशोधन 1975। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी NCR के रूप में दिल्ली को किस संशोधन द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया? तो ये था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है।
लोक लेखा समिति यानी पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कौन सी संसदीय समिति मितव्ययिता समिति के नाम से जानी जाती है? तो प्राक्कलन समिति। संसदीय विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार समिति में लोकसभा से कुल 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 0 आवर या शून्यकाल की शुरुआत भारतीय संसदीय प्रणाली में कब से हुई? तो याद रखिएगा 1962 से हुई है और ये भारतीय संसद की अनूठी परंपरा है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे शुरू होती है, जहां सांसद पूर्व सूचना के बिना भी अत्यंत महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा। स्टार्ड क्वेश्चन यानी तारांकित प्रश्न का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? तो ये लिखित रूप में। अगला प्रश्न है एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 50 सदस्यों का। संसद के सत्र के दौरान पीठासीन अधिकारी को संबोधित करने के लिए खड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैचिंग द आई। एक और है गिलोटीन। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का मतलब क्या है? तो सभी लंबित मांगों पर बिना चर्चा के मतदान कराना, इसको गिलोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें किसके समक्ष रखी जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति के। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान साबित कदाचार या अक्षमता पर सीएजी को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? संथानम समिति 1964 की सिफारिश पे सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित बढ़ाने की शक्ति किसको है? तो ये शक्ति भारतीय संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके विरुद्ध संसद में पहला महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ? तो ये थे जस्टिस वी रामास्वामी। अगला प्रश्न है जनहित याचिका की अवधारणा को भारत में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर के द्वारा पीआईएल यानी जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाया गया। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य आधार क्या है? अनुच्छेद 13, 32, 137 और 226 ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार हैं। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अमेरिकी विद्वान ने किया? तो ये थे आर्थर स्लेसिंगर जूनियर। आर्थर स्लेसिंगर जूनियर इन्होंने न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ये एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षाविद थे। 1947 में फॉर्चून पत्रिका में सुप्रीम कोर्ट 1947 नामक लेख में जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग किया गया था।
अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के पास होता है? तो अनुच्छेद 235 के तहत। अनुच्छेद 235 के तहत जो है जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान किया गया है। प्रथम महिला न्यायाधीश जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था तो ये थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे हैं। भारत में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज की नियुक्ति केवल किस न्यायालय में की जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में केवल एडहॉक जज की नियुक्ति की जा सकती है। अगला है क्यो वारंटो रिट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी आपका प्राधिकार क्या है। एक और प्रश्न है कि उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? तो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को मामलों को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1987 में। और पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा से संबंधित है पुंछी आयोग। अगला प्रश्न है भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्रियों का मतभार कितना होता है? तो ये 2/3 होता है। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है रेवेन्यू डिफिसिट या राजस्व घाटा की पूर्ति के लिए राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 275 के तहत। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 249। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की गई है? तो ये एक बार भी नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों को निर्देश देने की संघ की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 356। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 21 में किन राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के लिए संविधान के भाग 21 में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक और प्रत्येक 6 माह के अनुमोदन की आवश्यकता इसमें होती है। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदन होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। अगला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन्हीं 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को, और इस तिथि को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 या 243 अंग में। अगला प्रश्न है जिला योजना समिति यानी डीपीसी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 जेडी के तहत। BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो BR मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की शुरुआत किस राज्य ने की? बिहार ने 2006 में। पेशा अधिनियम 1996 किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
तो पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 ये भारत में जनजातीय समुदायों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कानून है जो 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। और ये किस समिति की सिफारिश पर? तो भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, महानगरीय योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 ZE में। और कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी बोर्ड का गठन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951-52 में। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M अनंत सैनम अयंगर। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो है उपसभापति को चुनते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य अधिकतम, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति लब्ध होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राष्ट्रपति और विधानसभाओं में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। ये एक अस्थायी पद है जो आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक कामकाज संभालने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1921 में। संसद के किसी भी सदन की बैठक बिना कोरम के चली तो उसका कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है कि निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर क्या है? तो निंदा प्रस्ताव विशिष्ट मंत्रियों या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो मैक्सिमम 14 दिन तक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 108 के तहत। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1993 में संसद या सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में जो है नागरिकता राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 348 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 21वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये सिंधी 1967 में। किस देश के संविधान में डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यहाँ राज्यों और केंद्र की अलग अलग नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ये 3 प्रकार से। एक तो स्वैच्छिक त्याग से, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ दें। दूसरा बर्खास्तगी या समाप्ति से, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। और तीसरा वंचित करना यानी केंद्र सरकार द्वारा धोखाधड़ी, संविधान के प्रति अनादर या अन्य आधारों पर नागरिकता छीन लेना। तो 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक भारत में कौन सा अधिकार नहीं रखते हैं? तो ये मतदान का अधिकार और संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार OCI कार्ड धारक नहीं रखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने। नीति निर्देशक तत्वों को नवीनतम विशेषताएं किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। और देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। एक और प्रश्न है, भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में। इसी को बजट कहा जाता है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? 2013 में। अगला प्रश्न, बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? तो इसमें यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती 1973 में कितने जजों की पीठ ने निर्णय दिया था? तो 13 जजों की पीठ ने। और देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो ये था 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूल ढांचा या मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 के निर्णय मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया? तो मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को मिनर्वा मिल्स वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये है मैंडेमस यानी परमादेश। उत्प्रेषण रिट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए जारी की जाती है? याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को रद्द करने या मामला स्थानांतरित करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 13, 32, 137 और 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति इन्हीं अनुच्छेदों से मिलती है। भारत में लोकहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? न्यायमूर्ति P.N. भगवती को। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। अगला प्रश्न है, संसद में कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और प्रतीकात्मक कटौती। ये संसद में 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव हैं। अगला प्रश्न है, अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कौन सा प्रस्ताव बजट को 1 रुपये तक कम करने के लिए लाया जाता है? तो ये पॉलिसी कट मोशन है, यानी नीति कटौती प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यदि लोकसभा अनुपस्थित हो तो कौन करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। और संसद में प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला है, कौन सी संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो ये किसी मंत्री या सदस्य के विरुद्ध लाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद की सरकारी आश्वासन समिति यानी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं संसद की सरकारी आश्वासन समिति में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार उपयोग किस वर्ष और कहाँ किया गया? तो 1982 में केरल में पारुल विधानसभा उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा यानी नन ऑफ द एबव का विकल्प पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया?
तो 2013 में आदर्श आचार संहिता यानी MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के पास। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली होती है, जिसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं। मतदाता पहचान पत्र किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1993 में TN सेशन के कार्यकाल में। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता या इनएलिजिबिलिटी का निर्णय करते हैं। दल बदल संबंधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो शामिल होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की निर्णय करने वाली चयन समिति में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए प्रथम बार सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? 1983 में। योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, इसका गठन किस प्रकार की संस्था के रूप में किया गया है? तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 6 अगस्त 1952 को। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष सांविधिक या स्टैच्यूटरी दर्जा दिया गया? तो वर्ष 2003 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से 241 तक। इस अनुच्छेद में जो है, इसमें संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा सीधे या उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 239 क में है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद में, संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर। पंचायतों के लेखाओं या ऑडिट लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 झ में। न्यायपालिका के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष है न्यायपालिका के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुई थी। पेशा अधिनियम 1996 का विस्तार किन क्षेत्रों के लिए किया गया है? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किया गया है। जिला कलेक्टर का पद भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा सृजित किया गया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संविधान के भाग 9 ख में जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का प्रयास किया गया? तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई है? तो ये है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई है? तो ये अनुच्छेद 359 के तहत। याद रखिएगा,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 359 के अंतर्गत है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में। संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसद सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के रूप में स्वतंत्रता देना, ये संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य है। लेम डक सेशन क्या होता है? तो नई लोकसभा के गठन से पहले पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र, इसको लेम डक सेशन कहते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई का अर्थ क्या होता है? तो अनिश्चितकाल के लिए सदन की बैठक स्थगित करना एडजर्नमेंट साइन डाई का अर्थ है। तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है? तो जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न है। गिलोटीन का प्रयोग संसदीय प्रक्रिया में कब किया जाता है? तो बजट पर चर्चा के अंतिम दिन सभी मांगों को बिना चर्चा के पारित करने के लिए गिलोटीन का प्रयोग किया जाता है। वीटो पावर या निषेधाधिकार पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में डाकघर विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो संसद की अनुमति अनिवार्य है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल। अगला है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका वर्णन है? तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन है भारतीय संविधान के शुरुआती अनुच्छेद 1 से 4 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है क्षेत्राधिकार के अनुसार? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली से। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मूल अधिकार भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान भारतीय जनता को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। लोकपाल शब्द का सबसे पहले उपयोग किस वर्ष किया गया था? 1963 में LM सिंघवी के द्वारा सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था।
आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाकर आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे वजाहत हबीबुल्ला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को आपातकालीन उपबंध के रूप में जाना जाता है? भाग 18 को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए, एक कथन है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवन का एक माध्यम है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये निर्णय कौन करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अंत से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत करने वाला संविधान का अनुच्छेद 17 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 123 में। और इसी तरह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल 1 बार किया गया है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से प्रेरित है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 129। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई अलग शपथ नहीं होती, वे केवल सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राज्य में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत के संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक की संज्ञा दी जाती है। भारत के किन 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है यानी विधान परिषद? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनी विधानमंडल है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये आपातकाल से संबंधित है। भारत में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। उद्देशिका यानी प्रियम्बुल का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही उद्देशिका बना था। अगला प्रश्न है, भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकृति के होते हैं? तो ये अवाद योग्य यानी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में। 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भाग 5 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में है। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के किस भाग में समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी से संबंधित अनुच्छेद हैं? तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा बाह्य स्रोत कौन सा है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें इस अधिनियम से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में हूबहू ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और इसी तरह विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि की उचित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये फास्ट रिवीजन सीरीज़ था, हमने इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न रिवाइज हो जाएं। तो आप इसको एग्ज़ाम टाइम में देख सकते हैं और इससे कम समय में अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।